नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का चौथा पाठ का नाम था कथनी और करनी। हमने इसका स्वाध्याय सीखा था। इस वीडियो में हम इस पाठ की भाषा सज्जता के बारे में सीखेंगे। भाषा सज्जता यानी हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी भाषा का ग्रामर, जिससे हमें हिंदी भाषा बोलने, लिखने, समझने में आसानी हो। सबसे पहले है पढ़कर समझिए। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। तो बच्चों क्या हुआ, रामजी भाई ने वो एक भैंस खरीदी तो भैंस ने दूध भी दिया, दूध में से घी निकला, दही निकला, छाछ निकला, ये सब है वो उसने रामजी भाई ने बेच दिया। फिर उसके गोबर है उसका भी उसने है खेतों की खाद के रूप में उपयोग किया। तो इस तरह है वो रामजी भाई ने एक भैंस खरीदी और इसके इतने सारे लाभ हुए, इसलिए हम कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ये एक कहावत है। जैसे हम आम खाते हैं तो आम तो खाते ही है, पर हम उसकी गुठली भी नहीं छोड़ते। उसकी गुठली का हम है वो मुखवास बनाते हैं, इसलिए हमें आम का दोहरा लाभ होता है। इसलिए एक वस्तु के हमें कई सारे लाभ हो तो हम कह सकते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यह रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं। भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोकोक्ति यानी कहावत, लोक वत्ता उक्ति, इसे कहते हैं लोक उक्ति। लोक यानी जो लोग है, व्यक्ति है, वो बोलते हैं, और उक्ति यानी कहना। लोग जो वाक्य बोलते हैं उसे लोकोक्ति कहते हैं, और इसे कहावत भी कहा गया है। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है लोग जो हम अनुभव करते हैं, जैसे हम आम खाते हैं और उसकी गुठलियाँ है उसका मुखवास बनाते हैं, तो वो हमने अनुभव किया है। इसलिए सभी लोग जो अनुभव करते हैं वो बात समाज में प्रचलित हो जाती है और रूढ़ बन जाती है, यानी स्थापित हो जाती है। इसलिए हम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही बोलते रहते हैं। इसे हम कहावत कहते हैं। तो इसी कहावतों को हमें जानना है। पढ़कर समझिए। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना, यानी दोनों तरफ से लाभ होना। जैसे रामजी भाई ने भैंस खरीदी तो उनको दोनों तीनों कई सारे लाभ हुए, उसी तरह। फिर है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। यदि हम है वो कड़वे नीम का पेड़ बोएंगे या कड़वे नीम का पौधा लगाएंगे तो हमें है वो कड़वे नीम के पत्ते ही मिलेंगे, आम तो नहीं मिलेंगे। यदि हम आम का पौधा लगाएंगे तो ही हमें आम मिलेंगे। कर्मों के अनुसार फल मिलना, इसका अर्थ होता है यानी हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। यदि हम परीक्षा में अच्छी तरह मेहनत करके परीक्षा देंगे तो पास होंगे, और यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो नापास होंगे। इसलिए हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल मिलता है। फिर आगे है साच को आच नहीं। सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, यानी जो व्यक्ति हम सच बोलता है उसे किसी का भी डर नहीं लगता। इस कहावत का यह अर्थ होता है यदि आप सच्चे हैं तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। यदि आपने झूठ बोला है तो आपको अपना झूठ पकड़े जाने का डर होता है। फिर अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उसे हम अपनी पुस्तक दे तो वो पुस्तकों में कुछ पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहा गया है काला अक्षर है उसको भैंस बराबर होता है। भैंस कैसे काली है उस तरह इसको ये अक्षर है वो भी उसे काले ही दिखते हैं। इसलिए कहा गया है काला अक्षर भैंस बराबर। जो अनपढ़ होते हैं उसके लिए हम ये
कहावत उपयोग करते हैं। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। ये रेखांकित यानी अंडरलाइन किए है वो शब्द को हमें ध्यान से देखना है। पहला है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा यानी हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। फिर है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। चढ़ाई यानी चढ़ना। फिर है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता એટલે हमारे व्यवहार में प्रेम होना चाहिए। किसी से हम है वो अविनम्र होकर बात नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। फिर है, क्षमा वीरों का आभूषण है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध करते हैं। यानी ये सब है अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम और क्षमा है वो हमारे अंदर के भावों को स्पष्ट करते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा यानी नाम। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे अंदर के गुण होते हैं, दोष होते हैं, हमारे अंदर की जो भावना होती है, जो दशा होती है, खुशी की, दुख की, इसका जो बोध कराते हैं यानी जो हमें एहसास कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे अंदर का प्रेम, घृणा, मोह, लोभ, शोक, ये सभी है वो भाव है। फिर गुण में आता है लंबाई, ऊंचाई। फिर दोष में आता है हमारा जो दोष होता है वो सब हमारे अंदर के जो भावनाओं को प्रकट करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाम। हमने पहले भी पढ़ा है कि नाम है, हमें सबको एक नाम दिया गया है जिससे हम उसकी पहचान कर सके। यदि हमारा कोई नाम नहीं होता तो हमारी कोई पहचान नहीं कर सकता। इसलिए संज्ञा है एक नाम है जिसे हम उसको पहचान सके। और संज्ञा में है भाववाचक संज्ञा यानी है हमें मनुष्य के अंदर कोई भाव होते हैं उसका पता चलता है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकर पर सही का निशान कीजिए। तो ये सच्चाई है, जो सच्चाई है वो हमारे अंदर के भाव को प्रकट करती है, इसलिए हम यहाँ पर निशानी करेंगे। ये सच्चा पर नहीं करेंगे, ये सच्चा भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर है ऊंचाई, वो भी हमारी एक पर्सनालिटी को देखकर दूसरे कहते हैं कि ये बड़ा ऊंचा है, इसलिए ऊंचाई है वो भी एक भाववाचक संज्ञा होगा। फिर है बचपन, बच्चा होता है उसमें बचपन होता है, इसलिए बचपन है वो भी एक भाववाचक संज्ञा होगा। फिर है लंबाई, वो भी एक भाववाचक संज्ञा होगा। फिर है अमीरी, वो भी एक भाववाचक संज्ञा होगा। फिर है बूढ़ापा, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पहले हमने भाववाचक संज्ञा की देखा, हमारे मनों के भाव को प्रकट करता है, ये है समूहवाचक संज्ञा यानी एक से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसका समूह दिखलाने वाले शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ है तो भीड़ दो लोगों से ज्यादा की होती है। फिर टोली है वो भी दो लोगों से ज्यादा की होती है। सभा में भी दो लोगों से ज्यादा लोग होते हैं, तो इसे हम समूह कहते हैं। और जो शब्द है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जो शब्द हमें समूह का ज्ञात कराता है, समूह के बारे में बताता है, उस शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा कहावतें, फिर सीखा भाववाचक संज्ञा और अंत में सीखा समूहवाचक संज्ञा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।